जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021-22 कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों हेतु जो अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र था, इस प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल जानते हैं। विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तरों की जांच करके अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही अपनी जो वार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इन प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021-22 कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय का प्रश्न पत्र है, जिसके पूर्णांक 80 हैं तथा इसमें 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सबसे पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अर्थात सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। विकल्प आ व्यक्तिगत इकाई, बा छोटे छोटे चर, सा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण और दा उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा दा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयां भी शामिल होती हैं, छोटे छोटे चर भी शामिल होते हैं तथा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी इसके अंतर्गत होता है। तो विकल्प दा उपरोक्त सभी यह सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है? विकल्प आ पूंजीवादी, बा समाजवादी, सा मिश्रित और दा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सा मिश्रित इसका सही उत्तर है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता रिक्त स्थान होती है। विकल्प आ धनात्मक होती है, बा ऋणात्मक होती है, सा शून्य होती है तथा दा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सा शून्य होती है, अर्थात जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। चौथा प्रश्न है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। अ पूरक वस्तुएं, बा स्थानापन्न वस्तुएं, सा आरामदायक वस्तुएं और दा इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्थापना वस्तुएं लिखा हुआ है, वास्तव में यह क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं। तो सही उत्तर है स्थानापन्न वस्तुएं। पांचवा है, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? तो विकल्प आ 3, बा 5 और विकल्प सा है 6, दा में है 7। तो इसका सही उत्तर है 5। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? अ कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, बा मांग में परिवर्तन, सा कीमत में परिवर्तन और दा आय में परिवर्तन। तो विद्यार्थियों, इसका जो सही उत्तर है वह है अ कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, पैमाने के प्रतिफल का संबंध और रिक्त स्थान है। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे दीर्घकाल से होता है। दूसरा, लागत फलन में लागत खाली स्थान का फलन होती है, तो इसके रिक्त स्थान में हम लिखेंगे उत्पादन। लागत फलन में लागत उत्पादन का फलन होती है। तीसरा है, पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच खालिस्तान संबंध बताता है, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे धनात्मक संबंध। चौथा, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच इकाई से कम होती है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे इकाई से कम या बेलोचदार, क्योंकि दूध की कीमतें अगर बहुत अधिक बढ़ जाएंगी तो उसकी पूर्ति में थोड़ी बहुत वृद्धि की जा सकती है, यानी कीमत के अनुपात में वृद्धि नहीं की जा सकती है। पांचवा है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं, तो इसका उत्तर है समरूप। हम रिक्त स्थान में लिखेंगे समरूप वस्तुएं या समान वस्तुएं भी लिख सकते हैं। छठवां,
वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा खालिस्तान वक्रों द्वारा होता है। तो वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति वक्रों द्वारा होता है, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे पूर्ति वक्र। सातवां, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतम सीमा को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। इसमें कॉलम आ में कुछ सूचनाएं लिखी हैं जिसकी जोड़ी हमको कॉलम बा में सही सूचना से बनाना है। जिसमें कॉलम आ में पहले है टिकाऊ वस्तु। कॉलम बा में देखिए GDP, रेफ्रिजरेटर, NNP, GNP, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, NDP, सेवा क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र तथा अर्जित आय। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है यह टिकाऊ वस्तु है, तो हम टिकाऊ वस्तु की जोड़ी रेफ्रिजरेटर से बनाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात GDP। तो जो पहले क्रमांक पर कॉलम बा में दिया हुआ है GDP, इससे हम सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी बनाएंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात NDP। NDP कहाँ दिया हुआ है? क्रमांक 6 पर। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की जोड़ी हम क्रमांक 6 पर NDP से बनाएंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट अर्थात GNP। तो GNP चौथे क्रमांक पर दिया हुआ है, अर्थात यह जोड़ी पहले से ही सही है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ये क्रमांक 3 पर दिया हुआ है कॉलम बा में। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी NNP से। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा संबंधित क्षेत्र यानी कॉलम बा में 5वें क्रमांक पर जो दिया हुआ है इससे जोड़ी बनाएंगे। द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? निर्माण क्षेत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर निर्मित क्षेत्र लिखा हुआ है, यह भी सही है, तो हम इसकी जोड़ी बनाएंगे निर्मित क्षेत्र से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, चेक, हुंडी, बिल आदि साख मुद्रा के उदाहरण हैं, यह कथन भी सत्य है। कहीं किसी किताब में आपने चेक, हुंडी, बिल आदि को ऐच्छिक मुद्रा के रूप में भी पढ़ा होगा, लेकिन ऐच्छिक मुद्रा के साथ साथ यह साख मुद्रा के भी उदाहरण हैं, तो यह कथन सत्य है। तीसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में इच्छाओं का दोहरा संयोग आवश्यक है, यह कथन भी सत्य है। दोहरा संयोग आवश्यक है अर्थात हमको ऐसे व्यक्ति को खोजना आवश्यक हो जाता है जो हमारे पास उपलब्ध वस्तु को लेकर के हमारी इच्छित वस्तु हमें प्रदान कर सके, तो दोहरे संयोग की आवश्यकता होती है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, यह कथन भी सत्य है। अगला, उपभोग एवं आय का संबंध उपभोग फलन कहलाता है, यह भी सत्य कथन है। और अंतिम है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, यह कथन भी सत्य है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में भी अलग मत हो सकता है, लेकिन अगर मजदूरी की दर में कटौती की जाएगी इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी होगी, और समग्र मांग में कमी होगी तो विभिन्न उत्पादक जो हैं अपना उत्पादन कम कर देंगे, और इससे क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरह से मजदूरी में कटौती बेरोजगारी को बढ़ा सकती है, यह कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। MPC का अर्थ लिखिए। तो MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे MPC का अर्थ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और अंग्रेजी में लिखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। दूसरा, MPS का क्या अर्थ है? MPS अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति।
तीसरा, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक, तो अंग्रेजी में लिखना उचित होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साख का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों, साख का जो व्यावसायिक अर्थ है, साख का जो शाब्दिक अर्थ है, वह है विश्वास या भरोसा। और व्यावसायिक लेन देन तथा बैंक से जो ऋण लेने की क्रिया है, इसे भी साख कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में साख का अर्थ होता है ऋण लेने की क्रिया या ऋण व्यवस्था। CRR क्या है? CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो, यानी नगद कोष अनुपात, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में अर्धवार्षिक परीक्षा के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र का विश्लेषण हमने किया। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।